कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आपको पढ़ाई होंगी। इलेक्ट्रिकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है ना। जरा आप मुझे बताइए कौन कौन सी क्वांटिटीज मैंने आपको पढ़ाई हैं। आई थिंक मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी क्वांटिटीज पढ़ाई हैं, ऑलमोस्ट सारे की सारी क्वांटिटीज पढ़ाई हैं। नंबर वन मैंने आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज पढ़ाया है। इलेक्ट्रिकल इनफैक्ट मैंने आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ाई है। इलेक्ट्रिकल फील्ड और उस फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ाई है, ठीक है। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम वोल्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं जी? जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया है, जिसके लिए हमने लफ्ज वोल्टेज का इस्तेमाल भी किया होगा और जिसके लिए हमने लफ्ज ईएमएफ का इस्तेमाल भी किया होगा, ठीक है। वोल्टेज का लफ्ज पढ़ाया है, ठीक है। और अगर वो बैटरी की तरफ से हो तो उसके लिए हमने एक ईएमएफ का लफ्ज इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ भी लिख दूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर जी इसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ाया है। इलेक्ट्रिकल करंट के बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ाई है। अच्छा, इन तमाम क्वांटिटीज के हमारे पास फॉर्मूलाज मौजूद हैं। कौन कौन से जी? अगर आप देखें तो आई थिंक मैंने आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में क्या चीज़ पढ़ाई है। इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला था दैट वाज कि जी इलेक्ट्रिकल चार्ज इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन्ड ड्यू टू विच देयर इज अ चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप -1 कह दें अगर रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं। -1 अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो -1 का ओवरऑल चार्ज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो 2 इंटू, नहीं लूज हुए तो पॉजिटिव होता है, हाँ ठीक है, पर लूज हुए तो पॉजिटिव होता है, गेन हुए तो नेगेटिव होता है, वो आपको पता है। फिर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ाई है, दैट इज कैपिटल ई, जिसके लिए हमने फॉर्मूला फोर्स ओवर क्यू पढ़ा है। और अगर आप यहाँ से फोर्स को सब्जेक्ट बना लें तो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इनटू चार्ज क्यू भी पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टेज का लफ्ज इस्तेमाल किए और वोल्टेज के लिए हमने कहा जी W दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या फिर अगर आप इसको ये कह दें कि हमने यहाँ से वर्क डन का भी फॉर्मूला पढ़ा है, वोल्टेज इनटू चार्ज। तो आई होप आपको ये भी बात समझ आएगी। फिर जहाँ तक ताल्लुक है ईएमएफ का, तो हमने ईएमएफ के साथ पढ़ा है द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी transferred to electrical energy, ठीक है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर क्या, पर यूनिट चार्ज in driving it throughout the circuit। अब इसी जुमले को आप क्या कर लें, इसी जुमले को आप डेफिनेशन मान लें, इसी जुमले को आप फार्मूला मान लें। अगर मैं इसको फार्मूला की शक्ल में लिखना चाहूंगा तो फार्मूला ये होगा केमिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल करंट के लिए मैंने आपको I इज इक्वल टू Q/T पढ़ाया है। यहाँ से अगर आपका दिल करे तो Q को सब्जेक्ट बना लें I इंटू टी, बिकॉज यू नो हर फार्मूले में एक फ्रैक्शन है। हमने चाहा तो यहाँ से फोर्स को सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ भी एक फ्रैक्शन थी, चाहा तो वर्क डन को सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे भी करंट था, करंट में भी यहाँ से हमने चाहा तो Q को सब्जेक्ट बना लिया। फिर मैंने आपको जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ाई तो हमने आपको V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला पढ़ाया और यहाँ से भी मैंने R को जब सब्जेक्ट बनाया तो जब हमने R को सब्जेक्ट बनाया, एक सेकेंड, R केम आउट टू बी V ओवर I। और जब आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की ये रेशो वाला फॉर्मूला है तो आप यहाँ से अगर V को सब्जेक्ट बनाते हो तो इट इज V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक। अच्छा, फिर हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बाद क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशंस, है जी। फिर हमने छठे के बाद 7वें नंबर पे
combinations या combination of resistors, बल्कि एक सेकेंड, इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले पढ़ा दूं पहले, बल्कि यहाँ रेजिस्टेंस का जिक्र हुआ इसलिए मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में बता देता हूँ कि हमने दो पढ़े। हमने कहा जी एक फॉर्मूला हमारे पास है आर नेट वाला, सीधा सीधा आर नेट इज इक्वल टू क्या, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 जितने भी आर हैं वो, या फिर हमने कहा 1/R नेट इज इक्वल टू क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक हो गया। सो अब ये जो मैंने आपको सीधा सीधा लिखवाया है, ये सीधा सीधा किसके लिए है, सीधा सीधा इज फॉर सीरीज सर्किट, एंड ये जो उल्टा उल्टा है इट इज फॉर पैरेलल सर्किट। एक सेकंड होल्ड कीजिए। बात सुनने, अच्छा जी, ये दिस वाज फॉर पैरेलल सर्किट। ओके, फिर एक बचा कहता सर हमने एक और क्वांटिटी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन। इलेक्ट्रिकल पावर, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल, वैसे तो फिर मैंने इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पढ़ाई थी, लेकिन अगर आपको याद हो तो आई थिंक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूले ऑलमोस्ट इकट्ठे थे, सिर्फ टाइम का फर्क था। तो मैं एक ही लिखाऊंगा अभी। अब या तो टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगर मैं एनर्जी के फॉर्मूले लिखवाऊं उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर के बनेंगे, पावर के लिखवाऊं तो उनको टाइम से मल्टीप्लाई कर लिए, पावर के लिखवाता हूँ, पावर के लिखवाता हूँ इलेक्ट्रिकल। बल्कि एक सेकंड होल्ड कीजिए, ये जो आपके पास फॉर्मूला है वोल्ट वर्क डन वाला, ये किसका है, वर्क डन एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही फॉर्मूला हुआ ना। इसी को अगर आप क्या करें, इसी को अगर आपने क्या किया होगा, इसी को मेरे ख्याल से आपने क्यू की जगह क्या होगा, वी, क्यू की जगह क्या लिखा होगा सर आपने, वर्क डन की जगह अगर एनर्जी लिखा, ठीक है, और क्यू की जगह IT लिखा, ये हो सकता था। या फिर V की जगह IR लिखा, IR इंटू आई स्क्वेयर आर इंटू टी हो जाएगा। या फिर V की जगह V लिखा, I की जगह अगर V ओवर R लिखा तो V स्क्वेयर ओवर R इंटू टी हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। अच्छा, अभी अभी मैं कौन सा लिखवाना चाहूंगा, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल पावर कि अगर आपको फॉर्मूला लिखवाऊं तो शायद आपको मालूम हो कि पावर का जो बुनियादी फॉर्मूला होता है, पावर का बुनियादी फॉर्मूला क्या होता है, वो तो सर एनर्जी ओवर टाइम। तो आपके पास ये जितने भी एनर्जी के फार्मूले हैं, इन सबको आप क्या करें, बारी बारी टाइम से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बनेगा। जो सबसे पहला फॉर्मूला है वी क्यू, है जी, वी क्यू को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो यू गेट वी क्यू अपॉन टी, और अगर आप वी आई टी को टाइम से डिवाइड कर लें तो यू गेट वी आई। अगर आप इस आई स्क्वायर आर इंटू टी को टाइम से डिवाइड कर लें तो यू गेट आई स्क्वायर आर। अगर आप इसको टाइम से डिवाइड करें यू गेट वी स्क्वायर अपॉन आर। और मुझसे अगर पूछेंगे तो लेट मी टेल यू, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। आई बिलीव ज्यादातर जो पेपर में इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा वी इंटू आई। इस फॉर्मूले को पावर के लिए याद रखिए। इस फॉर्मूले को रटा अगर किसी का कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करना तो कॉन्सेप्ट ये, रटा अगर किसी का मारना है तो ये वी इंटू आई का रटा मार लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया, फिर इसके बाद आप लोगों ने दो लॉज, ये मैं एक समरी सी बयान कर रहा हूं कि अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है अभी तक। अच्छा, वैसे वैसे जो ये क्या कहते हैं एएस वाले हैं, एएस वाले इस इलेक्ट्रिकल करंट का एक और फार्मूला भी अपने पास लिख दें। अगर आप इस समरी को नोट कर रहे हैं, अगर आप इस इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की समरी को नोट कर रहे हैं तो प्लीज एक काम कीजिए कि आप एक और अपने पास जो है तो फॉर्मूला नोट कर लें। कौन सा, इलेक्ट्रिकल करंट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला,
जी बच्चों, इलेक्ट्रिकल करंट का एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला था, वो भी यहाँ पे लिख दीजिए अगर आप समरी नोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास दो लॉज हैं कि अगर किसी पॉइंट पे कोई करंट एंटर हो रहा है, उस पॉइंट में से वहीं से उतना ही करंट एग्जिट होगा। ठीक है। अच्छा, एल ओ लेवल्स वाले इसको लिखेंगे नहीं, लेकिन जस्ट सुनेंगे कि हमने एक असूल पढ़ा है, किस नाम से जी? एक था हमारे पास किरशॉफ, यस, कुछ साइंसदान है अजीबो गरीब सा, ये सिर्फ ए लेवल्स के लिए है। किरशॉफ्स फर्स्ट लॉ, फिर देयर इज दिस किरशॉफ्स सेकंड लॉ। इसको मैं जरा बिल्कुल ही डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि आप क्या करें, आप याद रखें कि ये सिर्फ ओ लेवल्स के लिए। व्हाट इज इट? सम ऑफ करंट एंटरिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट इन अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट आउट ऑफ दैट पॉइंट, या फिर सम ऑफ वोल्टेज प्रोवाइडेड इज इक्वल टू क्या? जी, sum of current entering a point is equal to sum of current leaving a point. फिर जी sum of voltages provided is equal to sum of voltages consumed. आपको ओ लेवल्स वालों को अगर मैंने ये लॉज लिखवाए कि नहीं लिखवाए, लॉज के तौर पे मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, आइडिया के तौर पे मैंने उनको जरूर बताया कि यार जितना करंट कहीं से अगर किसी ओ लेवल्स वाले, इसको पता कैसे समझेंगे सर? किसी अप्लायंस में कोई करंट एंटर होता है तो करंट उतना ही एग्जिट होता है, जितना करंट एंटर होता है उतनी करंट एग्जिट होता है। इसका मतलब करंट कंज्यूम नहीं होता, इसका मैंने ऐसे जुमला लिखवाया था। फिर किसी बैटरी में, किसी सर्किट में जितना बैटरी ने वोल्टेज प्रोवाइड किया है तो रेजिस्टर्स के क्रॉस उतना ही ड्रॉप होगा, ना तो एक्स्ट्रा ड्रॉप हो सकता है ना एक्स्ट्रा कहीं से वापस आ सकता है। खैर बहरहाल ये सारे मैंने आपको कुछ लॉज लिखवाए हुए हैं, ठीक है। आप अगर इसका कोई क्या कहते हैं VIT की जगह I²RT जी, इसको प्लीज अपने पास नोट कर लें। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक आपको ये फार्मूला पढ़ाए जी। तो बच्चों क्या इसके अलावा कोई फार्मूला पढ़ा है? जी बच्चों, इसके अलावा अगर आपको कोई और फार्मूला आता तो? नहीं ना, नहीं ना, ओके चलें जी। फिर मैंने आपको क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पढ़ाई। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बाद जो हमने दूसरी चीज पढ़ी वो इन तमाम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं। चलो यूनिट्स भी हमने अंडरस्टैंड कर ली। इन्हीं के बीच में आपको समझना चाहिए हमने वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर, वो ये V इक्वल टू IR, वो ये V इक्वल टू IR। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की बात करें या फिर लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। इसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी है, क्वांटिटीज भी मैंने रिवाइज कर दी हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी रिवाइज कर दी है। ओम्स लॉ था, ये ओम्स लॉ कौन सा वाला है? ये जो V इक्वल टू IR है, जिसमें आप कहते हो ना V इज प्रोपोर्शनल टू R, व्हाट इज दैट? दिस इज दैट Ohm's law. This is known as that Ohm's law. V is proportional to R. Ohm's law. ठीक है? V is proportional to R. V is equal to IR. What is it? That is Ohm's law. अच्छा जी, so वो AS में मैंने लिखवाया था, प्लीज AS वाले यहाँ पे एक दो फार्मूले और ऐड कर लें। यहाँ पे AS वाले एक फार्मूला यहाँ पे ऐड करेंगे कि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को था, इट वाज V अपॉन D। दिस इज AS का एक एक्स्ट्रा फार्मूला है। You remember पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में हमने एक फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। बल्कि मैं जिसको लिखता हूँ ना, किस कलर से लिखूं, ये जो मैंने ये पिंक सा कलर यूज किया है, ये पिंक वाले सिर्फ ओ लेवल्स के फार्मूले हैं। पिंक वाले जो मैंने लिखे हैं, पिंक वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये जरा ओ लेवल्स वाले प्लीज अपने पास नोट करेंगे। सॉरी, ओ लेवल्स कह रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल क्या रहा है। पिंक कलर के फार्मूले सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ AS के भाई। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू V अपॉन D, एक ये वाला फॉर्मूला था। फिर यहाँ पे था एक I इज इक्वल टू क्या? I इज इक्वल टू NaVe, कुछ इस तरह का फॉर्मूला था हमारे पास। ओ लेवल्स वाले इसको प्लीज देखें ही ना, सुने ही ना, समझे ही ना जी। तो भाई किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें। या फिर
एएस वालों को हमने एक और भी पढ़ाया था, पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला, कि V अक्रॉस एनी रजिस्टर, V अक्रॉस एनी रजिस्टर, V आउट कह दो उसको, या V एक्स कह दो। व्हाट वाज दैट वाज सर जी कि कितनी उस जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकालते हो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है ओवर टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इनटू V टोटल कितना है। कुछ इस तरह से हमने एक इक्वेशन लिखवाई थी। ये भी कौन लिखेगा? ये भी सिर्फ एएस वालों ने लिखनी है। इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला कहते थे, इसको हमने पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला कहा था जी। तो बच्चों प्लीज बताएं, और कोई फार्मूला रहता है आप लोगों का? और कोई फार्मूला रहता है ताकि मैं फार्मूलों के खाते से फारिग हो जाऊं? हाँ, एक फार्मूला रहता है सर। ओ यस, एक फार्मूला रहता है, एक फार्मूला रहता है। बल्कि अगर मैंने उस किस्से को छेड़ना स्टार्ट किया, तो सीक्वेंस खराब हो जाएगा। उस फार्मूले को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। नहीं, एफिशिएंसी तो कॉमन सेंस है, वो है। चलो बताता हूँ, छोड़ दो, मैं भी किसे ही नहीं छेड़ रहा हूँ। कौन सा फार्मूला रहता है? एक फार्मूला रहता है, क्लास के एंड पे पूछ लेना मुझसे, क्लास के एंड पे मुझसे पूछ लीजिएगा। सो अभी तक हम क्या कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को समझने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमने सीरीज का भी जिक्र कर लिया, पैरेलल का भी जिक्र कर लिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का जिक्र हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जिक्र हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जिक्र हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में जो बैटरी है उसका जिक्र हो गया, फिर जो उसमें अप्लायंसेस होती हैं उनका जिक्र हो गया, जो वोल्टेज प्रोवाइडर्स हैं उनका जिक्र हो गया, जो वोल्टेज कंज्यूमर्स हैं उनका जिक्र हो गया, जो वोल्टेज मेजर करने की डिवाइसेस हैं उनका जिक्र हो गया। ठीक है जी, बैटरी हो गई, अप्लायंसेस हो गई, मीटर्स हो गए, एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो ये आपकी अभी तक की सो फार पढ़ाए जाने वाली समरी है। सो फार इसको मैंने इसलिए लिखा है कि एक तो आपकी रिवीजन हो जाए और मेरा भी एक मोमेंटम बिल्ड हो जाए कि मैंने कहाँ कहाँ तक क्या क्या बातें आपसे छेड़ी हुई। अगले पेज पे जा सकता हूँ प्लीज? इस पेज की जल्दी से, अगर किसी ने नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लें। बल्कि इसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे भी भेज दें। जी भेज चुके। बच्चों प्लीज इसकी एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे? नहीं मिली? जी जी, चलो जी, आगे जी आगे। अच्छा, अब ना, ठीक है, मिल गया बेटा, मिल गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जरा मैं इसमें से ये उड़ा दूं। जी ठीक है, अब्दुल वहाब कर सकते हैं आप? जी अब्दुल वहाब बेटा कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इधर सुनो जी। सो सो व्हाट जी। जी एक ओ लफ्ज वाला इसकी स्क्रीनशॉट लें। ओ, वो तो ए लफ्ज वालों के लिए थी, ओ लफ्ज वाले इसकी स्क्रीनशॉट लें। बल्कि एक सेकेंड, एक और चीज भी चेंज करने दें कि डेल्टा ई का मतलब है चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जी कर लेंगे जी। किसी को प्रॉब्लम है बेटा? चलें मैं अगले पेज पे चला जाऊं, अगले पेज पे चला जाऊं जी। जी ओके। अब मैंने आज आपको जो सवाल कराना है, आज आपको मैं एक सवाल सॉल्व करके बताना चाहता हूँ, जिसमें आई वुड लाइक के मैं आपको कुछ सर्किट बना के दूं और आपसे कहूं कि आप उन सर्किट्स को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब ये है उसमें अगर कोई भी चीज अननोन है तो उस अननोन चीज को निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट्स प्लीज। तमाम फॉर्मूलाज की समरी लिखवाने के बाद आज मैं चाहता हूं कि आप कुछ सर्किट्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व मतलब
उनमें जो भी चीज आपसे अननोन बना के पूछी जाए उसको निकालने की कोशिश कीजिए। सो मेरा अभी का सवाल क्या है? सवाल है जनाब, सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट्स। सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट्स। अच्छा, अब किसी सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या है? है जी, सॉल्व करने का मतलब है सर फाइंडिंग अननोन्स अक्रॉस ईच रजिस्टर। अच्छा, अब किसी के भी अक्रॉस अननोन, अननोन क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी अननोन अक्रॉस एनी रजिस्टर? रजिस्टर के साथ बुनियादी तौर पर तीन चीजें जुड़ी हैं। एक उसकी रेजिस्टेंस, मतलब एक उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ठीक है, एक उसका उसमें से करंट कितना जा रहा है, फिर एक उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है जी वोल्टेज ड्रॉप्ड, दूसरा कॉन्सेप्ट है करंट फ्लोइंग, और तीसरा कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये तीन चीजें हैं जिनको आप किसी सर्किट में किसी रेजिस्टर के अक्रॉस अननोन कह सकते हैं। व्हाट कैन बी अननोन? देयर कैन बी थ्री अननोन्स, देयर कैन बी थ्री अननोन्स अक्रॉस एनी रजिस्टर, अक्रॉस एनी रजिस्टर। व्हाट? कि उधर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, उसमें से करंट फ्लो कितना हुआ, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, ठीक है। सो एक काम करते हैं जी, एक सवाल बनाते हैं और उस सवाल को कैरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सवाल है जी, सॉल्व द फॉलोइंग, फॉलोइंग क्या चीज? सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट्स, जिनमें जिनमें मैं देखूंगा कि मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है, या मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है, या मैंने उस सीरीज या पैरेलल को, उस सीरीज या पैरेलल को कंबाइन कर देना है, ठीक है। उस सीरीज या पैरेलल को कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो मुझे क्या चीज निकालनी है, मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। आई होप ये सॉल्व करने का मतलब फाइंडिंग अननोन्स अक्रॉस ईच रजिस्टर आप लिख चुके हैं। देयर इज दिस रजिस्टर नंबर 1, there is this resistor number 2, and there is this resistor number 3. This is R1, let me tell you this is 10 ohms. This is R2, let me tell you this is 20 ohms. This is R3 and this is 30 ohms. Okay. And I've got a battery, which is providing a voltage of 240 volts, जो नॉर्मली हमारे घरों में आता है, आई थिंक 220 या 230 या 240, 230 या 240 की फिगर होती है। 240 वोल्ट की बिजली हम अपने घरों में नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो 240 वोल्ट की बिजली होती है, मैं अगर कहूँ सबसे पहला जो आपके पास सर्किट है, ठीक है, सबसे पहला जो आपको ये सर्किट नजर आ रहा है, इसमें ये तीनों रजिस्टर्स आपस में कैसे लगे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप इसके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। मेरा जो सबसे पहला आपसे सवाल होगा, वो ये होगा, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। कैलकुलेट व्हाट? कैलकुलेट the net resistance। कैलकुलेट क्या चीज? कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ क्या? ऑफ द होल सर्किट, जी बच्चों जवाब दीजिए, जरा जवाब दीजिए, कैसे करेंगे आप ये, कैसे करेंगे आप? नेट रेजिस्टेंस है किसकी? नेट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। मुझे आप दो बातें बता दीजिए, सबसे सवाल है मेरा, ये सर्किट कैसा है? ये सीरीज का है कि पैरेलल का है? सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज सर्किट है, ओके। इफ इट इज सीरीज सर्किट तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला बता दीजिए आप। सर उसका फार्मूला होता है सीधा सीधा R1
प्लस R2, 3 है तो तीनों को क्या करना है, तीनों को ऐड करना, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R net. Okay, can you please put in the values? जी, what are the values? Sir जी, R1 is 10, R2 is 20, R3 is 30, so what is R net? R net is 60, it is 60 ohms. किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? जी बच्चों, इस बात में किसी को परेशानी है? जी, okay. So can I say कि ये जो सर्किट है, this circuit simplifies to what? Can I draw the simplified इस पूरे वाले का, इस ऊपर वाले का? Simplified version is a simplified circuit. बताओ जी, इस ऊपर वाले सर्किट का मैं सिंप्लीफाइड सर्किट कैसे बनाऊं? सर उन तीन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस है कलेक्टिवली कितनी? आर नेट है 20 ओम्स. ओके हो गया सर. वो जो बैटरी है, बैटरी की टोटल वोल्टेज कितनी है? वो जो V, एक सेकेंड, ये आर नेट के लिए हम एक सिंबल यूज कर सकते हैं, आर टी. कैन आई यूज द सिंबल आर कैपिटल टी? आर कैपिटल टी विच मीन्स टोटल रेजिस्टेंस. अगर टोटल रेजिस्टेंस 20 है, ओके, टोटल वोल्टेज कितना है? दैट इज 240. ओके जी. अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपने पहले सर्किट को देखकर नेट रेजिस्टेंस निकाल ली, उसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम आपने ये बना दी, अब आप मुझे बताएं, इजंट इट 60? ओके, सॉरी 60 मैंने 20 क्यों लिखा हुआ है? 20 क्यों लिखा हुआ है? दैट इज 60. ओके जी, 60 ohms. टोटल वोल्टेज इज 240 volts. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 60 ohm. ओके, मुझे आप एक बात बताइए कि मैं पार्ट बी पे क्या निकालूंगा? अगर मुझे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता है, मुझे सर्किट की टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि इस सर्किट में करंट कितना प्रोड्यूस हुआ. करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, कैलकुलेट द करंट produced by the battery. Calculate the current produced by the battery. अच्छा, करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी के लिए मुझे प्लीज एक बात बताइए, करंट का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, करंट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या है? जी भाई, V इज इक्वल टू आई आर या फिर I इज इक्वल टू V अपॉन R. अच्छा, अब अगर मुझे करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी निकालना है तो व्हाट डज इट मीन? टोटल करंट इन द सर्किट. ये बोला था ना, करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी. प्लीज बताएं, जो करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी होगा, व्हाट इज इट? क्या आप इसको टोटल करंट इन द सर्किट नहीं कह सकते? यस, आई कैन कॉल इट क्या? आई कैन कॉल इट टोटल करंट इन द सर्किट. टोटल करंट इन द सर्किट. टोटल करंट इन द सर्किट. हाँ जी, टोटल करंट इन सर्किट. ठीक है, तो अब अगर आप टोटल करंट इन द सर्किट इस्तेमाल कर फाइंड करना है, लेट मी टेल यू टोटल करंट IT इज इक्वल टू VT ओवर RT. जी, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? सो हम क्या कह रहे थे कि करंट का फॉर्मूला होता है, ये कहाँ से निकला है? सर ये निकला है उधर से, V इज इक्वल टू आई आर से. V इज इक्वल टू आई आर हमारा एक बेसिक फार्मूला है. उस फार्मूले में से अगर हम I को सब्जेक्ट बनाएं तो V ओवर R बनता है. और अगर हमें टोटल करंट चाहिए, IT चाहिए, तो V की जगह VT ओवर R की जगह RT. व्हाट इज, प्लीज टेल मी, व्हाट आर द वैल्यूज? मुझे क्या चाहिए था जी? मुझे कलर चेंज करना चाहिए था. ये मेरे क्या चाहिए? मुझे IT चाहिए
विच इज इक्वल टू वी टी ओवर आर टी। जी प्लीज बताइए, व्हाट इज वी टी, व्हाट इज टोटल वोल्टेज की वैल्यू, दैट इज 240। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, दैट इज 60। प्लीज बताइए जवाब क्या है, प्लीज बताइए जवाब क्या है, 4 एम्पेयर्स, 4 एम्पेयर। तो आपसे अगर मैं एक बात पूछूं तो आप ये नहीं कहेंगे सर सर्किट सॉल्व हो गया। आपको सर्किट की टोटल बैटरी का वोल्टेज पता है 240, आपको उसकी टोटल रेजिस्टेंस पता है 60, और आपको उसके अंदर टोटल करंट पता है वो कितना है, दैट इज 4 एम्पेयर। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज आई टी। आई टी इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। ओके, जब आप ये निकाल चुके हैं, जब आप ये निकाल चुके हैं कि टोटल करंट कितना है, टोटल वोल्टेज कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब आपको जाना है वापस अपने बुनियादी सवाल पर। अब मेरा सवाल क्या है, अब मेरा सवाल है कि आप ईच रजिस्टर के अक्रॉस क्या निकालें। मैं अब जरा यहाँ पे पार्ट सी लिखना चाहता हूँ, आप अगले अगले पेज पे लिखिएगा, मैं तो अगले सर्किट से असल में अगले पेज पे नहीं जाना चाहता, आप अगले पार्ट में जाके लिखिए, पार्ट सी लिखिए, पार्ट सी लिखिए, क्या निकालना है जी, पार्ट सी है जी सर निकालना है कैलकुलेट या फाइंड द करंट, फाइंड द करंट across each resistor, find the current across each resistor, find the current across each resistor, find the current across each resistor। जी तो बच्चों जरा जवाब दीजिए, ये करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, प्लीज टेल मी कैसे निकालेंगे आप करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। अगर आप दोबारा, आई वुड लाइक आप ये सर्किट दोबारा बना लें, आई वुड लाइक आप ये सर्किट दोबारा बना लें कि सर ये 240 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से पहले तो कुछ भी नहीं था पता, अब तुम्हें पता चल गया टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, अब हमें पता चल गया टोटल करंट कितना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके ऊपर अब नई दोबारा से पार्ट सी के सामने ड्राइंग बनाएं, पार्ट सी के सामने ड्राइंग बनाकर इसके ऊपर कुछ वैल्यूज लिखें। क्या ये कितना करंट था सर, ये 4 एम्पेयर का करंट था। अच्छा, अगर ये 4 एम्पेयर का करंट था, बैटरी से कितना निकला, बैटरी से 4 एम्पेयर का करंट निकला, इस R1 में कितना एंटर होगा, 4 एम्पेयर। क्या रास्ते में कंज्यूम होगा, क्या रास्ते में करंट कंज्यूम होता है, नहीं सर, जितना एंटर होता है उतना ही एग्जिट होता है। अच्छा, R1 से कितना एग्जिट हुआ, 4 एम्पेयर, R2 में कितना एंटर हुआ, 4 एम्पेयर, R2 से कितना एग्जिट हुआ, वहां से भी 4 एम्पेयर एग्जिट होगा। सर इट इज नॉट द करंट दैट इज कंज्यूम्ड, इट इज द क्या जी, यहाँ पे भी लिखो 4 एम्पेयर, यहाँ से वापस क्या आएगा, यहाँ पे भी लिखो 4 एम्पेयर। अब आपने पार्ट सी के सामने, पार्ट सी का सवाल लिखकर उसके सामने डायग्राम बनाकर, उसके सामने आपने डायग्राम बनाकर उसमें वैल्यूज लिखनी है, और क्या जवाब निकला हमें, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर के लिए जवाब हमें मिला कि सर करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इज इक्वल टू द क्या, इज इक्वल टू द टोटल करंट, करंट अक्रॉस each resistor, current across each resistor is equal to the what, is equal to the current across each resistor is equal, current across each resistor is equal, पहले लिख दें। अब इक्वल टू क्या, इक्वल टू, इक्वल टू द करंट produced by the battery। and let me tell you, if I say I have to find I1, then I2, then I3, and it must be क्या, IT, what is that, that is 4 एम्पेयर। किसी को प्रॉब्लम है, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, IT की वैल्यू सबके सब बराबर है। कुछ सवाल पूछना चाहेंगे बच्चों, ओके। अब अगर मैं कहूँ पार्ट डी लिखना है, पार्ट डी लिखना है, व्हाट इज पार्ट डी,
It is find the what voltage dropped, find the voltage dropped across what G, across each resistor, across each resistor. जी भाई, this is part 4 now. This is part 4 now. कि क्या करो, find the voltage dropped across each resistor. अच्छा, I hope आपको पता होगा voltage dropped across each resistor is different. So in series, though right, not in parallel. जी बिल्कुल ऐसे ही, जी ऐसे ही. Current across each resistor in series. यहाँ पर एक जुमला लिखिए, यहाँ पर एक बचन है क्या सर, यहाँ पे एक जुमला ऐड, लफ्ज ऐड कर दें. Current across each resistor connected in pair, connected in series. तो यस, कनेक्टेड इन सीरीज का सवाल सॉल्व कर रहे हैं. कनेक्टेड इन सीरीज जो करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल एंड इज इक्वल टू द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द इज इक्वल भी लिखे होंगे, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी. अच्छा, हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप निकालो जी. प्लीज बताइए वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे आप. वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर इज व्हाट, इज डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन क्या, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर. वोल्टेज ड्रॉप्ड इज नॉट सेम, इज डिफरेंट. वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट. Voltage dropped across each resistor is different, that is depends upon the resistance of each resistor. Okay, if it depends upon the resistance of each resistor, तो प्लीज ये बताइए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा. पहला पार्ट तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आया हुआ है आराम से. जी, हमें कह रही कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द क्या, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर. तो सर वोल्टेज ड्रॉप तो अक्रॉस ईच रजिस्टर डिफरेंट है, ये डिपेंड करता है अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू R, या बल्कि ज्यादा बेहतर है V इज इक्वल टू IR, जिसका मतलब है जी मोहम्मद हैदर, जब मैं 3 सर्किट्स पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी 3 के हिसाब से ही सोचना है, आपको भी 3 के हिसाब से ही सोचना है. जब मैं 3 पढ़ा हूँ तो आपको भी 3 का सोचना है. ठीक है, V इज इक्वल टू IR या V. अच्छा, किधर मोहम्मद हैदर, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया बेटा. 60 ओम्स वाला, हाँ हाँ वो तो ठीक है. यहाँ तो अगर आपने 240 प्रोवाइड किया है तो 240 ही कंज्यूम होगा ना. अगर आप इस ड्राइंग की बात पूछ रहे हो, इस ड्राइंग में बैटरी ने अगर 240 का वोल्ट ड्रॉप किया है, 240 वोल्टेज प्रोवाइड किया है, तो 240 का 240 ही इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा. तो हमने उसी 240 को यूज करके ही तो पूरे सर्किट का करंट निकाला है. तो मैं अब ये तो नहीं करा रहा, मैं तो अब करंट वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, एक एक रजिस्टर की बात कर रहा हूँ. ठीक है, एक एक रजिस्टर की बात कर रहा हूँ. एक एक रजिस्टर की जब मैं बात करूंगा, एक एक रजिस्टर की जब मैं बात करूंगा तो जरा सुनिएगा क्या होगा. वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर इज व्हाट सर, इट इज डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन क्या, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, दैट इज या तो V इज इक्वल टू IR को देखें. ओके, अब मुझे चाहिए V1. V1 इज इक्वल टू I1 into R1. What is I1? I1 is I into R1. What is I? I is 4, R1 is 10. So the answer is 40 ohms. Okay, V2 चाहिए. V2 is I2 into R2. Now what is I2? I2 is once again constant into R2.
तो I is 4 into R2 is 20. What is it? 4 2s are 80 ohms. फिर there is this V3 which is I 3 into R3. It must be I की जगह I into R3. So I is 4 into R3 is 30. So the answer is 120 ohms. And if you check Mohammed Haider for your तसल्ली के लिए कि सर टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, चेक करो कितना है. V1 is 40, V2 is 80, V3 is 120. इन सब का सम करो. What do you get? You get 240 volts. What do you get? You get 240 volts. ये भी तो हमारा एक लॉ था ना, ये भी तो हमारा एक लॉ था ना. Sorry, it is not in ohms, it is in volts. जी, इस लॉ में हमने क्या किया जी? इस लॉ में ये 40 है, ये 80 है. ये भी तो हमारे लॉ था सर, जितना वोल्टेज प्रोवाइड होगा असल में उतना ही वोल्टेज कंज्यूम होगा, उतना ही वोल्टेज. यहां तक किसी के पास अगर कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. हाँ जी. Can we use potential divider formula? Okay, good question, great question, great question. यहाँ तक लिख चुके हो तो मैं आपके सवाल तक लेके जाता हूँ. मैं आपके सवाल तक लेके जाता हूँ. चलें, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला कब और कैसे यूज होगा मैं इसके बारे में जरा बता दूं. बच्चों मैं मिटा दूं, मैं सारे को मिटाना चाहता हूं. मिटा दूं? लिख चुके हैं सबके सब? एनीवन जो अभी भी लिख रहा हो मिटा दें सब. नो, ओके जी. अब ये जो सवाल ना, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर. बच्चों अभी तो मैंने जो ये सॉल्व किया है, अभी तो मैंने इसको यूं समझिए कि थ्योरी में जिस तरह से सवाल आता है उस तरह से सॉल्व किया है. थ्योरी में जिस तरह से सवाल आता है मैंने इसको उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है. अगर ये एमसीक्यूज में सवाल आया, अगर यही सर्किट एमसीक्यूज में ड्रॉ हुआ और उसने डायरेक्टली मुझसे क्या पूछ लिया, पहले ही पार्ट पे अगर उसने कहा सुनिए जी आप लोग ABCD और अगर आप लोग कहें जी एमसीक्यू में क्या होगा, एमसीक्यू में क्या होगा, यही सर्किट हो, एक एमसीक्यू बनाइए. डायरेक्ट सवाल है जी, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस R2. हेलो जी, सब सर्किट बना हुआ है. इस सर्किट में कहता है जी फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस R2. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैंने O लेवल्स वालों को तो नहीं, A लेवल्स वालों को एक फॉर्मूला लिखवाया था जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला. खैर मैं A लेवल्स में तो इतना मुश्किल नाम रख रहा हूँ, मैं O लेवल्स वालों को भी समझाऊंगा यही बात, लेकिन मैं इतनी मुश्किल करके नहीं, बड़ी सीधी करके समझाऊंगा. O लेवल्स वालों से एक सवाल है, O लेवल्स वाले जवाब देंगे प्लीज. ये और ये तीनों किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में. ओके. इन तीनों की नेट रेजिस्टेंस कितनी है? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, ये वोल्टेज और रेजिस्ट अगर देखें सीरीज में क्या होता है, आप लोग बस याद रखें सर, इस जो आपके पास सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में क्या चीज सेम होती है? सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप निकालना ना, मैं सबसे पहले कुछ अपने पास साइड पे कुछ पॉइंटर्स लिखता जाऊं कि सर ये सीरीज का सर्किट है. ओके. सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है? सर जी करंट इज सेम. अच्छा, अगर करंट सेम होता है तो वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा? क्या आप ये 3 पॉइंटर्स अपने पास लिख सकते हो?
सर ये सीरीज का सर्किट है, उस सीरीज के सर्किट में चूंकि करंट सेम होता है, करंट सेम होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक अगर I को कांस्टेंट कर दिया जाए, I सेम या I इज कांस्टेंट, वैसे I सेम या फिर I इज कांस्टेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी थी कौन सी वाली, जो इक्वालिटी है कौन सी वाली, V इज इक्वल टू आई आर, क्या चीज कैंसिल कर दूं, I कांस्टेंट है ना, I तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो V इज प्रोपोर्शनल टू R कर सकता हूं। जी पहले तो ये बता दो, क्या मैं V इज प्रोपोर्शनल टू R कर सकता हूँ, ऑल ओवर में से पूछना चाहता हूँ। ओके, तो यार ये प्रोपोर्शनैलिटी के सवाल को कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं, ओ लेवल्स वाले बताएं, प्रोपोर्शनैलिटी के सवाल को किस मेथड से सॉल्व करते हैं। यूनिटरी मेथड से, ओके ओके। सो आपको चाहिए वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस अ पर्टिकुलर रेजिस्टर। ओके, तो आप क्या कर लीजिए, आपके सर वोल्टेज का तो उस रेजिस्टेंस की, उस रेजिस्टर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के साथ ताल्लुक है, वोल्टेज का तो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ताल्लुक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, बड़े गौर से सवाल का जवाब दीजिएगा, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल, अगर मैं वोल्टेज की टोटल वोल्टेज लिखता हूं 240, तो रेजिस्टर टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, शक्ल पे लिखी हुई आराम से नजर आ जाती है, मेंटल मैप में आराम से नजर आ सकती है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 60 ओम्स। ओके, अब आपने क्या करना है, आपको वोल्टेज अननोन है x वोल्ट्स अक्रॉस क्या, अक्रॉस R2, R2 की रेजिस्टेंस कितनी है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, मुझे उम्मीद है ए लेवल्स वालों ने तो इस प्रोपोर्शनैलिटी का एक फार्मूला बनाया हुआ, लेकिन मैं ओ लेवल्स वालों को एक फार्मूला बना के नहीं सॉल्व करूंगा, उनको बस मैं प्रोपोर्शनैलिटी समझा रहा हूँ कि अगर आप मानते हैं कि सर सीरीज के सर्किट में करंट जो है वो सेम या कांस्टेंट होता है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, तो जब उसको इग्नोर किया जा सकता है तो V इज प्रोपोर्शनल टू R हो सकता है, तो जो दो चीजें अगर प्रोपोर्शनल होती हैं तो उन पे लगता है, उन पे यूनिटरी मेथड लगता है। ओके, तो यूनिटरी मेथड मैंने लगा दिया जी, लगा दिया भाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट वुड इट बी, I would say this is V2, this X is V2, V2, what is V2, V2 is 20 into 240 divided by 60, चेक करें जी, वो जो ए लेवल्स वाले चेक करें, यही फार्मूला है ना, 20 जिसकी रेजिस्टेंस है वो ओवर 60 जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इनटू जो टोटल वोल्टेज है, आंसर इज 80 वोल्ट्स। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एक नंबर का अगर सवाल है ये वाला, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर अक्रॉस द रजिस्टर R2, और नंबर एक नंबर तो डायरेक्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर वो लंबा चौड़ा सवाल आए तो फिर आप लंबे चौड़े तरीके से कीजिएगा। वो लंबा चौड़ा तरीका क्या है सर, वो लंबा चौड़ा तरीका है पहले नेट रेजिस्टेंस निकालो, फिर नेट करंट निकालो, फिर वो हर किसी के क्रॉस करंट निकालो, फिर हर किसी के क्रॉस वोल्टेज निकालो, तो उस हिसाब से चलिएगा। अगर इस बात में किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। Will this only apply in series? Exactly yes. Can this also be done using 3 ratio method? 3 ratio method कौन सा भाई, कुमैल ये क्या लिखा, व्हाट इज 3 ratio method, द रेशो मेथड या 3 ratio method, ये रेशो मेथड ही ना, यूनिटरी मेथड को हम क्या कहते हैं, इसको रेशो मेथड ही कहते हैं ना, रेशो बना के मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया या नहीं, इसको यूनिटरी मेथड नहीं कहते। कुमैल बेटा हाँ या ना कर दो, डोंट यू थिंक ये ए रेशो बी, नहीं 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 इतना लंबा नहीं जाना भाई, इतना लंबा नहीं जाना, इतना लंबा नहीं जाना, कर सकते हैं लेकिन मैं वो कराऊंगा नहीं, कर सकते हैं लेकिन मैं उस तरफ जा नहीं रहा, मैं इसी को यूनिटरी मेथड, इसी को जो भी आप कहते हैं वो कहूँगा जी। अगर इसमें किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। नो प्रॉब्लम सर, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, आगे चलो, अगले सवाल पे चलूं, फिर अगले सवाल पे चलूं भाई, हैं
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस अगेन, सवाल क्या है, यही सवाल है, सॉल्व क्या, सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट। व्हाट इज द फॉलोइंग सर्किट? दिस वाज आपका सर्किट नंबर 1, ये जो आपका सवाल था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 और सर्किट नंबर 1। अब मैं बनाऊंगा सर्किट नंबर 2। सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 2 में आई विल बी सेइंग दिस इज R1 जो कि 10 ओम्स के बराबर है। दिस इज R2 जो कि 20 ओम्स के बराबर है। दिस इज R3 जो कि 30 ओम्स के बराबर है। ओके, एक 10 ओम्स, एक 20 ओम्स, एक 30 ओम्स के बराबर है। और ऐसे देयर इज अ बैटरी, वही है जो कि 240 वोल्ट के बराबर है। देयर इज दिस VT टोटल वोल्टेज विच इज 240 जी। तो भाई ये आपका सर्किट है। इस सर्किट में आपका जो सबसे पहला सवाल है, वो क्या है, क्या करते होते हैं? सबसे पहले सवाल कहता है फाइंड द, अगर मैं लंबे चौड़े तरीके से चलूं तो लंबा चौड़ा तरीका ये कहता है जी सबसे पहले क्या करो, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट, जी। प्लीज बताइए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेट रेजिस्टेंस, which circuit is this? Is it series or is it parallel? पहली बात सर, it is a parallel circuit. If it is a parallel circuit, then you must know इसके R net का फॉर्मूला क्या है सर, वो जरा उल्टा सा है। 1 over R net is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। हम क्या करते हैं सर, वो रेजिस्टेंसेस को सीधा सीधा ऐड नहीं करते बल्कि उल्टा उल्टा ऐड करते हैं। डू यू गेट दिस? कि सीधा सीधा ऐड नहीं करना बल्कि उल्टा उल्टा ऐड करना है, ठीक है। जैसे पहले कि मैं आगे जाऊं, पैरेलल के बारे में आपको दो बातें और भी पता होनी चाहिए कि पैरेलल सर्किट में और क्या चीज सेम है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है सर, पहली बात है voltage across each is same and current across each is different। खैर बहरहाल जो भी है तो बात की बातें हैं, ये तो मैंने पैरेलल वाली बात समझानी। फिर वक्त था जी नेट रेजिस्टेंस निकालें। नेट सर्किट है पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करंट इज डिफरेंट, और नेट रेजिस्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन होती है। नेट रेजिस्टेंस, ऐसे आपको बात बताऊं, जब आप सीधा सीधा ऐड करते हो 10 जमा 20 जमा 30, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, जो आर नेट का जवाब होता है वो 30 से भी, मतलब इसके मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है। लेकिन पैरेलल में जब आप इस तरह से ऐड करोगे तो जरा नेट रेजिस्टेंस के बारे में एक बात पे गौर करना। 1 over 10 plus 1 over 20 plus 1 over 30 is equals to 1 over RT। Please tell me, ये इसका क्या होगा? What is the LCM? LCM is 30 into 3 into 3 is 3। फिर नहीं, 30 LCM नहीं है, सॉरी, 10 और 20 और 3 और 2 का LCM क्या होता है? 3 और 2 का LCM क्या होता है? 6। 60 है, 60 LCM है, 60 LCM है। 10 into 6 1 into 6, 20 into 3 1 into 3 3, 30 into 2 1 into 2, जी क्या हुआ? 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11, 11 over 60 is 1 over RT। Can you please tell me RT के लिए क्या करूं? सर वी कैन डू डायरेक्टली थ्रू कैलकुलेटर। ओके, कर लें, कैलकुलेटर के थ्रू डायरेक्टली कर लें आप। मुझे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताएं, ये तो RT का जवाब तो नहीं है,
ये तो 1/RT का जवाब था। तो RT का जवाब था 60/11। RT का जवाब है 60/11, 60/11 ओम्स जी। अब इस 60/11 को अगर आप कैलकुलेटर में कैरी करें, ओके 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 ओके, ये लो जी, ये लो। एक बच्चे ने कहा सर आपने सर्किट कंप्लीट नहीं किया तो रजिस्टर चल नहीं रहे। चल रहे हैं, अब चल रहे हैं, बटन बंद हो गया, अब मैंने बटन ऑन कर दिया है, अब चल रहे हैं बेटा। चलो बड़ी मेहरबानी। 60/11 का जवाब होता है 5.45454545। तो खैर जो भी है, हाँ जी, मैं इसको 5.45, तो जो अगला नंबर है 4, उसकी जगह में 454545555। क्या मतलब इसका? राउंडिंग करना जरूरी है? नहीं, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। चलो 4.4 5.45, ये जो अगला 4 है, इस 4 के बाद क्या था? इसके बाद ये 5 था ना, तो इस 5 को जब आप खत्म करोगे तो पीछे क्या ऐड होगा? 1 ऐड होगा कि नहीं? तो आई थिंक आई शुड राइट इट 5.455। बट इट इज अप टू द क्वेश्चन कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमसे काम को कैरी कराता है। ठीक है, व्हाट इफ आई से कि मैंने 60/11 को ही कैरी करना है? व्हाट इफ आई से कि मैं 60/11 को ही कैरी करूंगा ताकि मेरे जवाब एग्जैक्ट आए? खैर जवाब देखेंगे एग्जैक्ट आते हैं कि नहीं आते। सो पहली बात ये हो गई कि यार आपका पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में सर हमारा जो है ना, क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेम होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, करंट डिफरेंट होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, लेकिन और क्या होता है सर? और सीन ये है कि नेट रेजिस्टेंस जो है इज व्हाट, इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ये लो जी, हाँ जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि नेट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस 10, आपका नेट रेजिस्टेंस क्या है? 10 से भी कम, जो 5.45 रेजिस्टेंस आई है आपकी। तो क्या आप ये कह सकते हो सर कि पैरेलल वाले में क्या होता है? पैरेलल वाले में नेट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। जी तो भाई, ओके जी, इस बात को याद रखिएगा। हाँ जी, मैं ये तो कह रहा हूँ, एक बच्चे ने कहा सर विल इट ऑलवेज बी स्मॉलर देन द, विल बी लेसर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल? एग्जैक्टली। क्या आपके पास अगर हुआ ना, एक हुई 1 ओम, दूसरा हुआ 10 ओम, तीसरा हुआ 100 ओम, चौथा हुआ 1000 ओम, और अगर ये चारों पैरेलल में लगे हुए, आपका जवाब पता क्या आएगा? प्लीज बताइए। सर 1 से भी छोटा आएगा। क्या होगा? क्या होगा जी? अगर आपका 1 ओम ऐसे लगा हो, 10 ओम से लगे हों, 100 ओम से लगे हों, 1000 ओम से पैरेलल में लगे हों, और आप इनका क्या करें, इनका जरा नेट निकालें ना, तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि 1/1, फिर +1/10, फिर +1/100, फिर +1/1000 को जब ऐड करके 1/RT करोगे तो बचे ने कैसा दिया? आंसर इज 0.9। इसकी नेट रेजिस्टेंस आ रही है 0.9। तो आप एक बात तो गौर करो कि नेट रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर 1000 ओम्स का भी था, फिर भी नेट रेजिस्टेंस 0.9 ओम्स आई। कमाल है ना फिर ये उसके कॉम्बिनेशन का कमाल है। किसका कमाल है जी? सर ये उसके कॉम्बिनेशन का कमाल है कि हमने उन तीनों को आपस में क्या किया हुआ है? हमने उन तीनों को पैरेलल में लगाया हुआ है। पहले वाला 10 ओम, दूसरा वाला 20 ओम, तीसरा वाला 30 ओम। पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला उल्टा उल्टा होता है, तो कॉन्सेप्ट उल्टा उल्टा हो गया। सीरीज में सीधा सीधा ऐड हो गया, नेट रेजिस्टेंस वाज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। प्लीज इस बात को अपने पास नोट कीजिएगा कहीं। अच्छा, खैर आई होप यू कैन सी कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। इसका जो सिंप्लीफाइड सर्किट है वो क्या है इसका?
क्या मैं कह सकता हूँ जी इसकी RT कितनी है जी 60/11 ओम्स। इसका VT कितना है जी 240 वोल्ट। ओके ओके, मैंने नेट रेजिस्टेंस निकाल, कैन वी से दिस इज बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस? नहीं, करंट की तो बात ही नहीं हुई। करंट की बात कहाँ से आ गई खदीजा बेटा? अभी तो मैंने करंट की बात ही नहीं की। मैं तो नेट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि उसका फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला है रेसिप्रोकल्स विल बी एडेड टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस। व्हेन यू ऐड रेसिप्रोकल्स टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस, तो क्या होता है? तो सर जी नेट रेजिस्टेंस का जो जवाब है ना वो स्मॉलर से भी स्मॉलेस्ट आता है जी। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? ओके ओके, तो हमने नेट रेजिस्टेंस निकाल ली, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ओके, अब मुझे आप एक बात बता दीजिए, जैसे पार्ट 2 मुझे आपसे क्या पूछना चाहिए? फाइंड द नेट रेजिस्टेंस था। अब पार्ट 2 मैंने पता आपसे क्या पूछना है? पार्ट 2 ये पूछना है फाइंड द फाइंड द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, तो करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी के लिए पार्ट बी देखिए जी, पार्ट बी देखिए जी। पहला था जी फाइंड व्हाट? फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब लिखें फाइंड द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। तो बैटरी ने कितना करंट प्रोड्यूस किया है? डोंट यू थिंक कि इसके लिए मैं जो बैटरी ने करंट प्रोड्यूस करना उसको क्या बोले हम? उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि सर टोटल करंट, करंट प्रोड्यूस बाय द बैटरी इज IT है, I total, what is it equal to? V total, V is equal to IR, I is equal to V upon R, V total over R total। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? V total is 240, R total is 60 divided by 11. What would the calculator give you the answer? 240 divided by मेरा जो पिछला आंसर था 44, क्या जी 44 एम्पेयर हैं जी। तो भाई एक बात पे गौर करो जरा, एक बात पे गौर करो, यहाँ से जब इसका बटन ऑन करोगे तो इसमें करंट इसमें करंट कितना है? व्हाट इज IT? आई टोटल कितना है सर? इट इज 44 एम्पेयर। 44, पिछले सर्किट पे जाओ, पिछले सर्किट में कितना करंट निकला था? है जी आई थिंक 4 एम्पेयर। यार पिछले सर्किट में बैटरी 240 की थी, अभी भी बैटरी 240 की है। पिछले सर्किट में R1, R2 और R3 10, 20 और 30 थे, अभी भी R1, R2 और R3 10, 20 और 10, 20 और 30 हैं। अभी भी R1, R2, R3 10 हैं, ठीक है। सो लेकिन फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा सर? अब के केस में चूंकि रेजिस्टेंस, अब खदीजा आपकी वाली आपका जुमला आएगा, चूंकि आप रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गई है तो सर्किट में करंट बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ जी, अब चूंकि नेट रेजिस्टेंस बहुत कम है तो नेट करंट बहुत ज्यादा है। अब जो खदीजा आपने स्टेटमेंट बोली थी सर, चूंकि करंट का रेजिस्टेंस के साथ क्या ताल्लुक होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। हाँ, अब आपकी बात आएगी कि सर इधर जरा करंट को देखिए और इसके रेजिस्टेंस के साथ ताल्लुक को देखिए, ये इनवर्स है तो रेजिस्टेंस जितनी कम हुई है करंट उतना ज्यादा हो जाएगा। चेक कीजिए, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई है ना, पैरेलल सर्किट की नेट रेजिस्टेंस बहुत कम है तो पैरेलल सर्किट में करंट बहुत ज्यादा है, दैट इज 44 एम्पेयर्स, दैट इज 44 एम्पेयर जी। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके ओके जी, ओके। सो यू नो व्हाट, हम यहाँ से थोड़ा सा मजीद आगे जाएंगे, थोड़ा सा मजीद आगे जाएंगे। अब मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना स्टार्ट करता हूँ। अब सवाल है जी पार्ट कौन सा? लिखो जी ABC सवाल है, आप जरा आगे जाके लिखिएगा। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर।
जी, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। जी तो बच्चों, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? बेटा जो सवाल लिख रहा हूँ प्लीज उसका जवाब दीजिए। अफमान आमिर जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। सर्किट है सर पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सर? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट? हाँ जी, पैरेलल में वोल्टेज सेम है ना? सेम टू व्हाट? सेम टू व्हाट? यहाँ पे मैं जुमला लिखूंगा, वोल्टेज इज सेम in what? In parallel circuit. Yes, voltage across each resistor is same. Voltage across each resistor. Find the voltage across each resistor. तो मैं सिर्फ क्या कहूँगा? This is it is same. It is same. मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है सर जी? मतलब वाजिया है कि V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? VT के बराबर होगी। एंड व्हाट इज इट? इट इज 240 वोल्ट्स। इट इज 240 वोल्ट्स। यहाँ तक अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज आपको पूछने की इजाजत है। आपको पूछने की इजाजत है। ओके ओके, अच्छा ओके जी। अब देखिए, मैं कहता हूँ अब अगला सवाल लाते हैं। फाइंड व्हाट? फाइंड द करंट, find the current across each resistor. Now what is it? Now there is this part D जो कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ। जी भाई, मैं लिखने लगा हूँ जी पार्ट नंबर डी। पार्ट डी, पार्ट डी इज फाइंड द करंट across each resistor. Find the current across each resistor. जी, तो करंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी करंट इज डिफरेंट। करंट इज क्या? सुनो भाई, फाइंड द करंट अक्रॉस व्हाट जी? ईच रजिस्टर। तो जो करंट है अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या है जी? सर वो डिफरेंट है। अब अगर करंट डिफरेंट है तो करंट किस पे डिपेंड करता है जी? करंट अगर डिफरेंट है जिस तरह वोल्टेज डिपेंड करता था, वोल्टेज डिपेंड पिछले पेज पे क्या था? पिछले पेज पे करंट सेम था तो वोल्टेज रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती थी। इस केस में वोल्टेज सेम है तो करंट डिपेंड्स अपॉन क्या? डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे जी? कैसे? V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, आई इज इक्वल टू क्या? V ओवर आर। तो V क्या है वैसे सर? V कांस्टेंट है। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी आप चेक करना उसमें करंट कम होगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी जरा चेक करना उसमें करंट कम होगा। करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर मुझे निकालना है I1। इट इज V1 ओवर R1। V1 तो V के बराबर ही है या VT के बराबर ही है। What is V? V is 240. What is R1? It is 10. The answer is 24 amperes. अच्छा, I2 is V2 upon R2. V2 is equal to V over R2. It is 240 over 20. The answer is 12 amperes. फिर I3
What is it? It is V3 over R3 is equals to V upon R3 240. R3 was 30. What is the answer? 0 0 से कट गया. It is 8 amperes. It is 8 amperes. जी तो भाई, और अगर आप एक बात पे गौर करें तो आपको एक बात ये पता चलेगी, क्या आपको कॉन्सेप्ट ये पता चलेगा कि सर जी सिचुएशन क्या चल रही है. सिचुएशन ये चल रही है कि अगर आप टोटल करंट्स ऐड कर दें 24 I1 plus I2 plus I3, it will be equal to IT. check it out. अगर आप इन सब का सम निकालें, मतलब अगर आप इन सब का सम निकालें तो व्हाट डू यू गेट? 240 plus 12 plus 8, what is it? Isn't it 44? तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या? अगर थोड़ा गौर किया जाए तो सर्किट को देखा जाए. सर जब इसको आपने जब ऑन किया तो इसमें से कितना करंट जा रहा था? सर 44 एम्पेयर करंट जा रहा था. 44 एम्पेयर करंट जा रहा था. यहाँ पे से 240 लिखा है किधर? उपसी 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 0 जी. अच्छा जी, क्या कह रहा था ये? यहाँ से 44 एम्पेयर करंट गया. अब ये एक पॉइंट है, एंटर तो 44 हुआ है. यहाँ कितना गया? यहाँ से 10 एम्पेयर गया. यहाँ से कितना गया? यहाँ से सॉरी 10 नहीं गया, 10 नहीं गया, 10 नहीं गया जी. ऊपर कितना गया था जी? ऊपर पहले कितना था? 24 एम्पेयर उधर गया. फिर इसमें से कितना गया जी? 12 एम्पेयर इसमें से चला गया. फिर इसमें से कितना गया जी? हैं सर यहाँ पे जो है ना वो क्या बोलते हैं 8 एम्पेयर उधर चला गया. फिर यहाँ से एग्जिट भी कितना हुआ होगा? एग्जिट तो सर यहाँ से भी 24 हुआ, यहाँ से एग्जिट 12 हुआ, यहाँ से एग्जिट कितना हुआ? सर यहाँ से एग्जिट 8 एम्पेयर हुआ. मुझे बताइए यहाँ से वापस कितना निकला? ये कितना निकला? व्हाट इज दिस वैल्यू? प्लीज बच्चों ये बता दीजिए, ये कितना है? ये वाली वैल्यू कितनी है? सर जितना एंटर हुआ था यहाँ से थोड़ा पहले स्प्लिट हुआ, फिर अल्टीमेटली दोबारा कनेक्ट हुआ, तो 44 ही है सर ये. जी तो बच्चों बताएंगे क्या इसमें किसी को परेशानी है? जी भाई, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? एनीवन? क्लियर है सर? क्लियर हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया. अच्छा, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज. बच्चों इससे पहले कि मैं थर्ड सवाल स्टार्ट करूं, जल्दी से इसको नोट कीजिए. जी तो बच्चों यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. मिटा सकता हूं?
प्लीज बताइए, क्या मैं इसको यहाँ से मिटा सकता हूँ? ओके ओके। अब मैं ना इधर भी आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाता हूँ। इधर भी आपको अभी मैं एक एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाऊंगा कि अगर वो डायरेक्ट हमसे पूछ लें, क्या चीज हमसे डायरेक्टली पूछ ली जाए। नो 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 नो। जी तो भाई, एक सर्किट आपके सामने बना हो इस तरह से पैरेलल, इस तरह से पैरेलल। अब आपको पता है कि पैरेलल सर्किट में क्या चीज सेम होती है? पैरेलल सर्किट में क्या चीज सेम होती है, प्लीज ये बताइए। सर, वोल्टेज सेम होता है। क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, इनमें से किसी के भी वोल्टेज का पूछा जाए, इनमें से किसी के भी वोल्टेज का पूछा जाए, तो वो क्या होगा? अगर मैं कहूँ आपसे एक एमसीक्यू पूछा गया है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस R2, क्या करेंगे आप? कोई वो जो मैंने यूनिटरी मेथड लगवाया था वो लगाएंगे हैं? ओ लेवल्स वालों से सवाल है बच्चों, पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा R2 के अक्रॉस? अगर एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में तो क्या जवाब लिखेंगे? सेम तो होता है, किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? आपसे डायरेक्टली 1 नंबर का मार्क है। सर जितना ये यहाँ पर है, जितना ये क्या कहते हैं, जितना सर ये बैटरी लगी है, बस सीधा सीधा जवाब दें 240 वोल्ट। वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होता है ना, सेम टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी है। क्या होता है सर? जो V2 होगा वो बेसिकली VT के बराबर होगा, वो 240, सिंपल। और अगर आपसे उसने पूछा, और अगर उसने आपसे पूछा, ये भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू में पूछा फाइंड द करंट अक्रॉस R2, R2 के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिवाइडर शिवाइडर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पोटेंशियल डिवाइडर वो जो यूनिटी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको R2 का वोल्टेज भी पता है, आपको R2 की रेजिस्टेंस भी पता है। आप डायरेक्ट बताइए, आप डायरेक्ट बताइए, V इज करंट निकाल लें। करंट इज इक्वल टू क्या? करंट इज इक्वल टू क्या? V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। और आपको बताऊं, आप सिर्फ बाकी तमाम सर्किट्स को थोड़ी देर के लिए भूल कर सिर्फ इस सर्किट को फॉलो कर लें, सिर्फ इस सर्किट को फॉलो कर लें कि सर जी व्हाट इज हैपनिंग, इस R2 को वोल्टेज कितना मिला? 240। इस R2 की रेजिस्टेंस कितनी है? 20। क्या जवाब है? R2 को वोल्टेज मिला 240 का, आपने अपने ऊपर निकाला ना, फिर उसकी रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस है 20। व्हाट इज द आंसर? 12 एम्पेयर्स। तो अगर आपने पैरेलल को ऐसे, पैरेलल वाले का कोई एमसीक्यू आता है तो डायरेक्ट डायरेक्ट खींच जाए, सीधा सीधा, कोई यूनिटरी लगाने की जरूरत भी नहीं है, कोई यूनिटरी लगाने की जरूरत भी नहीं है। सर एक राउंड में बैटरी डेड हो जाएगी? नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन अब्दुल मोइज, आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज नो मीनिंग, दिस क्वेश्चन हैज नो मीनिंग एट ऑल। एक राउंड को टाइम कितना लगेगा पता नहीं, आप किस तरह से इसके, क्या आपके दिल दिमाग में है क्या? बच्चों जरा प्लीज सुनिए, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर जब एक राउंड मुकम्मल होगा, एक राउंड मुकम्मल होगा तो क्या बैटरी डेड हो जाएगी? इट मीन्स आपको बैटरी का अच्छे से पता नहीं है। बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, वो कॉन्टिन्यूसली, बैटरी कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस करती रहती है। एक राउंड हुए पहले वो बैटरी ने क्या करना है? बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ जाके, यहाँ से यहाँ, यहाँ भेज देना है, फिर मजीद रिएक्शन होगा, रिएक्शन होता रहेगा, और उस रिएक्शन में जब तक क्या होता रहेगा? जब तक उस बैटरी के अंदर कोई फ्यूल जो है, या जो उसका जो भी केमिकल फ्यूल है, जो भी उसके अंदर जो चीजें हैं, जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक वो चार्जेस को यहाँ से निकालता रहेगा और चार्जेस यहाँ से जाते रहेंगे।
यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करते रहेंगे, यहाँ आते रहेंगे, और हाँ बैटरी अंदर से खत्म हुई तो करंट खत्म होगा। राउंड एक लगेगा कि दो लगेंगे, ये तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितने राउंड्स लगेंगे। ये तो हमारा काम ही नहीं है कि चार्ज को राउंड कितने लगेंगे। हमारा काम बस इतना है, इफ रेजिस्टेंस इज सेम देन विल इक्वली बी डिवाइड। हाँ यस यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली। एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर इसकी रेजिस्टेंस भी 10 होती, इसकी भी 10 होती, इसकी भी 10 होती, सबकी रेजिस्टेंस 10 होती, और मिसाल के तौर पर यहां से करंट आता 60 एम्पेयर्स, तो आप करंट के क्या कर देते थे, तीन हिस्से, तीन हिस्सों में से एक हिस्सा इधर चला जाता, एक हिस्सा इधर चला जाता, एक हिस्सा इधर, like 20 amperes into this, 20 amperes into this, 20 amperes into this. If the total was 60, if the total was 60 and there were three equal resistors, if these were three equal resistors. अच्छा अक्सर ना पता है सवालों में क्या होता है, अक्सर एमसीक्यू ऐसा आता है, मैं चलो जब एमसीक्यूज आएंगे तो मैं जितने जनरल सवाल करा रहा हूँ करा दिए, जनरल जो सवाल कराना चाहता था करा दिए, यहाँ से आगे आप टिपिकल एग्जांपल्स जब होंगी उन्हीं में देखेंगे। जी यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, यहाँ तक अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, अब मेरे पास आपको देने के लिए एक होमवर्क है, छोटा सा, एक छोटा सा होमवर्क है जी। क्या करना है आप लोगों ने, आप लोगों ने एक सर्किट में बना के देता हूँ, आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सवाल लिखिए प्लीज अपने पास, सवाल लिखिए जी, सॉल्व। हाँ आते हैं उस तरफ, अभी पढ़ना है। सॉल्व द रेजिस्टिविटी, महत जैसे हमने किया है वैसे ही करेंगे। महत बेटा जैसे अभी आपको मैंने सिखाया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे ना, ठीक है। अच्छा सो सॉल्व क्या, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। अच्छा सॉल्व मतलब हर चीज निकालनी है, फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। अब मैं उन तीनों को ना तो आपस में सीरीज में करूंगा, ना उन तीनों को पैरेलल में करूंगा, बल्कि मैंने क्या करना है, बल्कि थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या, दो को सीरीज में रख के, दो को सीरीज में रख के तीसरे को पैरेलल है, कैसे, ऐसे। ये R1 है 10 ओम्स, ये R2 है 20 ओम्स, इन दोनों को सीरीज में रख के इनके साथ R3 को जो कि है 30 ओम, उसको अगर मैं ऐसे पैरेलल में रखूं और इनके साथ क्या करूं जी, ये स्विच लगाऊं, यहाँ पे भी अभी भी वही टोटल वोल्टेज जो मैं प्रोवाइड करूं वो हो 240 वोल्ट, वो कितना हो जी, वो 240 वोल्ट हो। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होगा बच्चों, इस सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, इस सर्किट को सॉल्व करने का प्लीज मतलब बताइए। सर हर रेजिस्टर के अक्रॉस मतलब क्या क्या चाहिए आपको, मैं बता देता हूँ आपको। आपने सबसे पहले पार्ट में आर नेट निकालना है, फिर आपने दूसरे पार्ट में आई नेट निकालना है, फिर आपने तीसरे पार्ट में क्या कहते हैं I1 I2 और I3 निकालना है, फिर आपने चौथे पार्ट में V1 V2 और V3 ये निकालना है। ठीक है, बल्कि एक सेकेंड, तीसरे पार्ट में कहना I एंड V इकट्ठा बेशक निकाल लीजिएगा अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये चीज़ें निकालनी है। एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको ये बता दिया, एक और कॉम्बिनेशन बताता हूँ जिसमें ये तो ना दो सीरीज थर्ड पैरेलल, इफ ऐसे दो पैरेलल और थर्ड सीरीज, दो अगर मैं पैरेलल में लगाऊं, R1 is 10 ohms,
R2 इज 20 ohms। पहले मैंने इन दोनों को सीरीज में लगा के थर्ड पैरेलल में, अब मैं इन दोनों को पैरेलल में लगा के थर्ड अगर मैं ऐसे लगाऊं, जी यहाँ पे वही टोटल वोल्टेज कितनी प्रोवाइड की जाए, 240 वोल्ट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। जी तो बच्चों, ये दो आपने सर्किट सॉल्व करने हैं। इस सेकंड सर्किट में भी, आपने क्या करना है, हर रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। देखिएगा इसको जरा प्लीज सॉल्व करिएगा। कल इंशाल्लाह इसकी मजीद थोड़ी सी डिस्कशन भी हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अभी आप लोगों का 2 मिनट का इंतजार, 2 मिनट रुकिएगा, मैं जरा सर काशिफ से पता कर लूँ, विल ही बी एबल टू टेक योर मैथ्स क्लास और नॉट, ठीक है। जरा 2 मिनट रुकिए, मैं सर काशिफ को जरा कॉल करके पता कर लूँ। जी तो बच्चों, सर काशिफ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपको आपके ग्रुप के ऊपर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। प्लीज़ सर काशिफ की मैथ्स की क्लास जाके अटेंड कीजिएगा, ठीक है। सो हाँ, इस पार्ट 2 में दूसरे सर्किट का भी सेम कुछ करना है, सेम आर नेट और ये क्या कहते हैं आई नेट, और फिर आई एंड वी अक्रॉस ईच रजिस्टर निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर वो कैम्ब्रिज की ईमेल आई थी कि एग्जामिशन की तारीख क्या हो गई है, 9 अप्रैल तक हो गई है, और आपके मैसेज के अकॉर्डिंग आज, अच्छा ओके, नहीं ठीक है, मेरे ख्याल से वो मैंने मुझे मुझे मैसेज नहीं आया, आई थिंक मैं थोड़ा पिछले वाले ही अपडेट को लेके चल रहा था, ठीक है। तो कैम्ब्रिज की आप लोगों को पर्सनली अपडेट्स ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से आई होंगी, तो जी जनाब उसकी तारीख 9 मई ही है। जरा ओ लेवल्स वाले 2 मिनट रुकेंगे प्लीज यहाँ पे बच्चों, ओ लेवल्स वाले 2 मिनट रुकेंगे। अच्छा, ओ लेवल्स वालों से पूछना है कि बिफोर 10 मई आपका आईजी वालों का, आईजी सीएससी वालों का कौन कौन सा पेपर था बच्चों? प्लीज जरा मुझे 10 मई से पहले साइंसेस की बात करूंगा, मैं अपने साइंसेस की बात करूंगा। 10 मई से पहले आईजी सीएससी वालों का कौन सा पेपर था? केमिस्ट्री का कौन सा पेपर? 2 या पेपर 4? फरहीन कंफर्म कीजिए, पेपर 2 है कि पेपर 4 है? ओके, पेपर 2 था, थ्योरी का पेपर है, ओके ओके। जीसी वालों से सवाल है, जीसी वाले जरा प्लीज बताएंगे कि जीसीई वालों का, जीसीई वालों का 10 मई से पहले कौन कौन सा पेपर है? उनका भी 10 मई से पहले केमिस्ट्री का पेपर 2 था। जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दीजिए। ओके जी बच्चों, ओके जी। मैथ्स का पेपर नहीं था 10 मई से पहले पहले? हाँ जी, तो उसका भी बताना ना यार, उसका भी बताओ ना भाई। यस सर, बोथ पेपर्स ऑफ मैथ्स, मैथ्स पेपर 2 on 4th of May।
बेटा ये A2 की क्लास है, 2 मिनट रुक जाइए, इधर मैं ओ लेवल्स वालों से कुछ बात कर लूँ, फिर मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैथ्स पेपर 2 एंड केमिस्ट्री पेपर 2 वर ऑन द सेम डे। जरा मुझे दोबारा बताएं, आईजी का मैथ्स का पेपर कब है? आईजी वाले बताएं, बिफोर 10th में किस तारीख को कौन सी मैथ्स का पेपर था? कौन से मैथ्स का पेपर है? अताउल्लाह नहीं समझ आया आपने क्या लिखा है? चलो मैं अपने मैथ्स की, आप लोग सरली से बात कर लीजिएगा। 4th में P1 एंड 6th में P2। ओके 4th एक था कौन सा, P1 P2 दोनों, ठीक है जी। इसकी आपने देखी है कि न्यू अपडेट के मुताबिक इसका पेपर कब है? बाकी मैथ्स की मैंने बात ही नहीं करनी, वो सरली ही करेंगे, सरली ही आपके साथ मैथ्स की बात करेंगे। मैंने बेटा आपसे इस केमिस्ट्री के पेपर 2 की बात करनी है, ठीक है, मैंने आपसे इस केमिस्ट्री के पेपर 2 की बात करनी है। पेपर 2 का जहाँ तक ताल्लुक है, पेपर 2 का क्या सीन करना है? अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यू अपडेट के मुताबिक, न्यू अपडेट के मुताबिक अगर आपने न्यू अपडेट देखी हो तो केमिस्ट्री का पेपर 2 ही कैंसिल कर दिया है, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर 2 इज कैंसल्ड। ओके, व्हाट डज इट मीन? कि सब के सब का ये वाला पेपर ही कैंसिल हो गया है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अब अगर आपने फुल ग्रेड लेना है तो आपने इसकी एग्जाम्पशन को विड्रॉ करना है। अब आपको केमिस्ट्री का पेपर 2 15 मई के बाद भी नहीं होगा। मैंने आपको कहा था ना, 15 मई वाला खाता खराब होगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हमारे लिए क्रिएट करेगा। अभी डिस्टर्बेंस ये क्रिएट हुई है कि आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको केमिस्ट्री में पेपर 2 कैंसिल हो गया, ओनली व्हाट, ओनली पेपर 1 एंड, उसको आप पेपर 4 बोलते हैं कि पेपर 3 बोलते हैं? ओनली एमसीक्यू एंड एटीपी इज अवेलेबल। चले उसको पेपर 3 बोलें कि 4 बोलें, जो भी बोलें, ओनली एमसीक्यू एंड एटीपी इज अवेलेबल। ओके जी, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप में से जिसने एटीपी की एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको इस एटीपी की एग्जाम्पशन से विदड्रॉ करना है। क्या करना है जी? यस, आपने केमिस्ट्री के एटीपी की एग्जाम्पशन से विदड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसको विदड्रॉ करने का तरीका क्या होगा? इसको विदड्रॉ करने का तरीका क्या होगा? 9th ऑफ व्हाट, 9th ऑफ ये जो भी है क्या है जी, दिस इज 6th अप्रैल, 9th ऑफ अप्रैल से पहले, बिफोर यू हैव टू विदड्रॉ, एग्जाम्पशन से विदड्रॉ करना है बिफोर 9th ऑफ अप्रैल, ठीक है। अब वो कैसे करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले ब्रिटिश काउंसिल वालों को कॉल करना पड़ेगा। स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनको तो स्कूल को कंसल्ट करना पड़ेगा, जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनको 0800 22,000 पे पहले कॉल करनी पड़ेगी। फिर उस कॉल के जवाब में वो आपको एक ईमेल आईडी देंगे, जहां से आपको जो भी कोरिस्पॉन्डेंस आती है उस ईमेल में आपने या तो कोई फॉर्म या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो कहते नहीं फलाने फलाने डॉक्यूमेंट्स लिख के फलानी फलानी चीजें, अपनी तस्वीर या स्कैन या जो भी आपने करना है। बस मेरी तरफ से आपको मैसेज ये है कि आप लोगों ने इस केमिस्ट्री की एग्जाम्शन को क्या करिए, बाकी बायोलॉजी की एग्जाम्शन कैरी करनी है, ठीक है। एटीपी, अच्छा क्या करना है, एग्जाम्शन विड्रॉ करनी है किसकी? सिर्फ मैथ्स की। तो अब कोई तरीका नहीं कि P2 किसी तरह से दें, नहीं बेटा कैंसिल नहीं। हमजा असद ओ लेवल्स की बात नहीं हो रही है, ओ लेवल्स की बात हो रही है प्लीज। हमजा आप एएस में हो बेटा, हमजा पुत्री, मैं ये हमजा असद, हाँ एएस में है ना बेटा, मैं ओ लेवल्स वालों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी बहन है ना ओ लेवल्स, ओ आई सी। अच्छा, सो पेपर 2 तो नहीं हो रहा बिल्कुल भी। नई जो उन्होंने डेट शीट भेजी है, नई जो उन्होंने अपडेट भेजी है, उन्होंने उसमें इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज के पेपर की दोबारा तारीख दी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा केमिस्ट्री के चूंकि 2 और कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं तो हम ये वाला कंपोनेंट कैंसिल कर रहे हैं, आपको ओवरऑल रिजल्ट हम बाकी के 2 कंपोनेंट्स की बुनियाद पर देंगे। तो जो 2 कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या अवेलेबल है? 10 मई के बाद आपका एमसीक्यू हो सकता है और 10 मई के बाद आपका एटीपी हो सकता है।
तो उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि आपको केमिस्ट्री का एमसीक्यू का पेपर देना चाहिए और एटीपी का पेपर देना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर, सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर। सो जी भाई इसका थ्योरी नहीं हो रहा, पेपर एस, क्या पेपर, क्या लिखा है, पेपर एस, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, पेपर एज शेड्यूल्ड होंगे, ठीक है जी जनाब। अब आपने सुनना है कि आपने जो एग्जामिशन विड्रॉ करनी है, ठीक है, एक विड्रॉ करनी है, विड्रॉ ओनली फॉर केमिस्ट्री, ओनली फॉर केमिस्ट्री करना है, ठीक है। फिजिक्स की भी कैंसिलेशन है नहीं, फिजिक्स का तो कोई पेपर आपका 10 मई से पहले नहीं है। सो कहना आपका फिजिक्स का कोई 10 मई से पहले पेपर हो रहा है, पेपर था आपकी डेट शीट में नहीं है ना, तो फिर उसकी बात खत्म होगी। देखिए मैंने कहाँ से बात स्टार्ट की है, प्लीज जरा सबके सब गौर से सुनिए। 10 मई से पहले ओ लेवल्स के आईजी का और ओ लेवल्स के जीसी का क्या सीन चल रहा है, केमिस्ट्री का पेपर 2 था ना, ठीक है। अच्छा वो क्या हो गया, वो हो गया कैंसिल, मतलब वो उसको उन्होंने उसको रीस्केड्यूल भी नहीं किया। बाकी जो पेपर्स हुए थे उन्होंने उनको तो रीस्केड्यूल कर दिया था, अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कैंसिल ही कर दिया। उन्होंने कहा जी सिर्फ 2 कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, एक एमसीक्यू और एक एटीपी, इन 2 कंपोनेंट्स की तैयारी कीजिए, ठीक है। अब आपने इन 2 कंपोनेंट्स की कैसे तैयारी करनी है ये मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। वो कहता है जी हम आपका पेपर 2 नहीं ले सकते, अब पता नहीं इसका मतलब क्या है, इससे आप थ्रेशोल्ड्स कैसे जाएंगे, क्या होगा कैसे नहीं होगा। दे रिसीव योर एग्जामिशन, नहीं नहीं, आपको कोई ईमेल तो नहीं करेंगे, आपको 9th ऑफ अप्रैल को कंफर्म करेंगे कि एग्जामिशन का क्या सीन है, ठीक है, ठीक हो गया जी। दे विल बी ओनली एमसीक्यू फॉर जीसीई, नहीं आईजी वालों का भी एमसीक्यू होगा ना, ताकि आप यार मैं क्या बताता हूँ, तुम लोग पूछते मुझसे क्या हो यार, अतः क्या सवाल पूछा, दे विल बी ओनली एमसीक्यू फॉर जीसीई, क्या मतलब है इस बात का, मतलब पूछ रहे हो, बता रहे हो, क्या कर रहे हो। ओनली 1 पेपर, नहीं बेटा ओनली 1 नहीं, 2 पेपर होंगे ना भाईजान। मैं ये कह रहा हूं कि देखो बेटा, पेपर 2 इज कैंसल्ड, नोट्स बना के लिख रहा हूं, ओनली एमसीक्यू एंड एटीपी इज अवेलेबल। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए अब, तो जिस जिस बच्चे ने क्या किया हुआ है, जिस जिस बच्चे ने केमिस्ट्री एटीपी के लिए एग्जामिनेशन के अप्लाई किया हुआ है, विथड्रॉ करनी है एग्जामिशन फ्रॉम केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के एटीपी के लिए एटीपी एंड एमसीक्यू को ऑप्ट करना है। बस जो भी करना है बेटा मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को, एक बात पता नहीं कैसे समझाई जाए। अगर किसी ने, आप में से किस किस ने एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया, चले पहले वो तो बता दें, मैं उसी बच्चे से बात कर लूँ। केमिस्ट्री की एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक हो गया, किया हुआ है ना, सिंपल होगी बात। सुबह उठते साथ किसको फोन करो, सुबह उठते साथ बेटा ओ लेवल्स वालों से बात करो बच्चों, ओ लेवल्स वाले यार, एएस वाले मेहरबानी करो छुट्टी करो यार, जाओ एएस वाले छुट्टी करो भाई, जाके अपनी मैथ्स की क्लास अटेंड करो, ओ लेवल्स वालों से बात कर रहा हूँ। दिस हैज नथिंग टू डू